पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल M.A. राहत के कलम से ताबूत। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि दफ़तन अकब से आहटें सुनाई दी और मैंने दो इंसानों को देखा जो बिल्कुल मेरे करीब पहुंच चुके थे। यकीनन वो मेरे दोस्त नहीं थे। उनकी खौरखार निगाहें बता रही थीं कि अब वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। उनकी निगाहें अपने साथी की लाश को भी देख रही थी और उनके चेहरे पर खून ही खून नज़र आ रहा था। मौत अब मुझे बिल्कुल करीब महसूस हो रही थी। बस यही जी चाह रहा था कि आंखें बंद करके ज़मीन पर लेट जाऊं, इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। वो दोनों मुझसे कुछ फासले पर खड़े हो गए। मैं फौरी तौर पर फैसला नहीं कर सका था कि अब उन लोगों के लिए क्या करूं, लेकिन फिर एक ख्याल मेरे जहन में आया और मैंने उनसे आहिस्ता से कहा, ये लोग आपस की जंग का शिकार हुए हैं, मेरा इनकी मौत से कोई वास्ता नहीं। मैं अज़ाबिला से मिलना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे पास एक अहम इत्तला है। जिस मकान में मुझे रखा गया था उससे मुझे निकालने वाले यही लोग थे। मेरे इन अल्फाज पर उन लोगों के चेहरों पर उलझन के आसार नजर आए, लेकिन मैंने महसूस किया था कि उनका गुस्सा किसी कदर कम हो गया है। तब उनमें से एक ने अपनी राइफल पर संगीन चढ़ाई और मुझसे रुख बदलने के लिए कहा। मैंने फौरन ही उसके हुक्म की तामील की थी। राइफल की संगीन मेरी पुश्त पर चुभी तो मैं आगे बढ़ गया। यकीन वो लोग मुझे आगे चलने का ही इशारा दे रहे थे। मेरी रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं चल रहा था वो खासा दुश्वार गुजार था। पहाड़ियों में सांप की तरह बल खाती हुई एक पगडंडी दूर तक चली जाती थी, लेकिन रास्ते में जगह जगह पत्थरों की रुकावट थी। कई बार मुझे मौका मिला कि चालाकी से काम लेकर उन लोगों को अपना शिकार बना सकूं, लेकिन बेमकसद बात थी। उन दोनों को भी हलाक कर दिया तो इससे क्या फ़ायदा होता। कम से कम ऐसी बात तो हो जिसका कोई मकसद बरामद हो। चुनाचा मैं खामोशी से उनकी हदायत पर अमल करता रहा, और फिर ऊंची और घनी झाड़ियों से गुजरने के बाद उन्होंने मुझे एक जगह रुकने का इशारा किया। यहाँ भी चट्टानें घनी झाड़ियों से ढकी हुई थी और इन्हीं झाड़ियों के पीछे उस गार का दहाना था जिसमें मुझे ले जाया जा रहा था। गार की छत काफ़ी ऊंची थी और उसमें ढलवान सुरंग के काफ़ी अंदर तक चली गई थी। सुरंग के इख्तिताम पर मदम सी रोशनी नजर आ रही थी। मेरे दोनों मुहावजों में से एक अंदर दाखिल हो गया और दूसरा बदस्तूर संगीन मेरे पुशे से लगाए खड़ा रहा। तकरीबन 10 मिनट के बाद वह वापस आया और एक बार फिर हमें आगे बढ़ना पड़ा। गार में एक हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी, जिससे अंदाज़ा होता था कि रोशनी के लिए जनरेटर इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरंग के आखिरी सिरे पर छत से एक बल्ब लटका हुआ था, जिसकी रोशनी में लकड़ियों की पेटियों के अंबार नजर आ रहे थे। मैं नहीं समझ सका कि इन पेटियों में क्या था। बहरतौर मुझे उनके दरमियान से गुजरकर अंदर दाखिल होना पड़ा और अंदर मेरी निगाह अज़ाबिला पर पड़ी। वो एक मेज़ के पीछे बैठी गार के दहाने की जन्म देख रही थी और उसके चेहरे पर अजीब से आसार थे। मैं उसके सामने पहुंच गया। वो चंद लम्हात उसी तरह मुझे घूरती रही और फिर उसने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम चालाकी से काम लेकर मुझे शिकस्त दे दोगे? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी पॉल मॉर्सन। वो लोग मेरे कब्जे से निकल गए, लेकिन बहुत जल्द मैं दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लूँगी और उसके बाद उनकी रिहाई आसान ना होगी। तुम ऐसा ज़रूर करना अज़ाबिला, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे सिलसिले में तुम्हें कतई तौर पर गलतफहमी का शिकार हो। मैंने तुम्हें असल फ़ाइल ही दिया था। अलबत्ता तुम्हारी रहनुमाई के लिए एक बात बता सकता हूँ। क्या? मैं नहीं जानता कि उस शख्स से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ है जिसने अपना नाम फ्रैंक मैसन बताया था। फ्रैंक मैसन अगर तुम्हारा कोई बहुत ही काबिल एतमाद आदमी है तो फिर फ़ाइल का नकली होना मेरी बदकिस्मती ही करार दिया जा सकता है, लेकिन अगर तुम मेरे बजाय उससे भी निगाह में रखो तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि मेरे लिए भी बेहतर होगा। मेरे इन अल्फाज पर एक लम्हे के लिए ज़ाबिला चौंक गई और फिर उसने तअज्जुब से पूछा, लेकिन फ्रैंक मेसन के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो?
मैडम अज़ाबिला, ये वही शख्स है जिसने फ़ाइल के असली होने की तस्दीक की थी और उसके बाद आपने मुझे रिहाई का परवाना जारी किया था। क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता कि उस शख्स की नीयत बदल गई हो? क्या वो खुद फ़ाइल को हज़म कर जाने के चक्कर में नहीं हो सकता? मुमकिन है कि उसने फ़ाइल को तब्दील किया हो। आप इस पर भी गौर कर लें, और अगर उसके बावजूद कसूर मेरा ही समझ में आए तो आपके रहमो करम पर हूँ। अज़ाबिला दफतन खड़ी हो गई। मेरी इन अल्फाज ने उस पर खातर ख्वाह असर किया था। दूसरे लम्हे उसने मेज़ पर रखी हुई घंटी बजाई और 2 आदमी अंदर आ गए। फ़ौरन ही फ्रैंक मेसन को चेक करो, वो कहाँ है? मुझे चंद मिनट के अंदर अंदर उसके बारे में मुकम्मल इत्तला दरकार है। वो लोग बाहर निकल गए। अज़ाबिला बेचैनी से टहलने लगी थी, लेकिन इस वक्त ऐसा मौका नहीं था कि मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता। वो दोनों आदमी जो मुझे यहाँ ले आए थे गार के दहाने पर जमे हुए थे और उनके बूटों की आहट मुझे साफ सुनाई दे रही थी। अगर मैं अज़ाबिला के खिलाफ कोई कार्रवाई करता तो यकीनन वो लोग अंदर दाखिल होकर मुझे भून डालते। चुनाचा ऐसी कार्रवाई के लिए मैं कतई तौर पर तैयार ना हुआ। अज़ाबिला के इशारे पर मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। अगर मैं अज़ाबिला के खिलाफ कोई कार्रवाई करता तो यकीनन वो लोग अंदर दाखिल होकर मुझे भून डालते। चुनाचा ऐसी किसी कार्रवाई के लिए मैं कतई तौर पर तैयार ना हुआ। अज़ाबिला के इशारे पर मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। तकरीबन 5 मिनट के बाद उन्हीं लोगों में से एक शख्स अंदर दाखिल हुआ और उसके चेहरे पर वहशत छाई हुई थी। फ्रैंक मेसन पालमोर में है, और ना ही ग्रीन स्कूल में और ना ही हिडन बलो में, बल्कि हिडन बलो से इतला मिली है कि वो अपना सामान उठाकर वहाँ से ले गए हैं। ओह, और चारों तरफ आदमी लगा दो, उसे गिरफ्तार कर लो, उससे निकल कर जाना नहीं चाहिए। वो मुझे धोखा दे गया है। जाओ, सब लोग उसकी तलाश में चला जाओ। फ्रैंक मेसन, अगर तुमने ये सब कुछ किया है तो फिर तो तुमने ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने ख़ानदान वालों की भी ज़िंदगी सयाह कर ली है। तुम अब नहीं बढ़ सकोगे फ्रैंक मेसन, तुम नहीं बढ़ सकोगे। फिर ऐसे चौंकी जैसे उसे मेरी मौजूदगी का ख्याल ही ना रहा हो। उसके बाद वो मुझे घूरने लगी। अगर तुमने ये गलत इतला दी है तो तुम भी नुकसान उठाओगे। हालांकि मिस अज़ाबिला, ये बात साबित हो चुकी है कि फ्रैंक मेसन ने आपको धोखा दिया है। इसके बावजूद अगर मुझे धमकियां देना आपको जहनी तौर पर सुकून देता है तो मैं भला इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। डेविड, अंदर आ जाओ, इस शख्स पर निगाह रखो, मैं अभी थोड़ी देर के बाद वापस आती हूँ। अज़ाबिला ने दरवाजे पर जमे हुए आदमियों में से एक से कहा और खुद बाहर निकल गई। मैं गार में कुर्सी पर बैठा आइंदा के बारे में सोचने लगा। मैंने एक तिक्का लगाया था जो काम कर गया था। मुमकिन है कि फ्रैंक मेसन किसी जगह से उन्हें दस्तयाब हो जाए और उसके बाद मेरी कैफियत पहले से मुख्तलिफ नहीं होगी। यहाँ रहा तब भी ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, बाहर निकला तब भी परेशानी। लेकिन मैं अब इन लोगों का कैदी भी नहीं बनना चाहता था। चुनाचे मैंने ज़ोर से आवाज़ दी, डेव अंदर आओ। अज़ाबिला ने बाहर खड़े हुए शख्स को पुकारा था। वो बेख्तियार अंदर दाखिल हो गया, लेकिन मैं उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार था। मेरी एक ठोकर उसके पेट पर पड़ी। वो तकलीफ़ की शिद्दत से दोहरा हो गया। उसने जल्दी से राइफल संभालने की कोशिश की, लेकिन जबड़े पर लगने वाली दूसरी ठोकर ने उसे पलट दिया और ये ठोकर इतनी ज़ोर से लगी थी कि उसका जबड़ा टूट गया और मुंह से खून की मोटी धार बह निकली। उसने 2-3 बार हाथ पांव मारे और उसके बाद वो बेहोश हो गया। मैं दूसरे आदमी का मुंतज़िर था, लेकिन पता नहीं क्यों वो अंदर नहीं आया, जबकि डेविड चीखा भी था। हो सकता है कि उस वक्त गार के दाने पर सिर्फ यही शख्स मौजूद हो जो मेरा शिकार हो गया था। चुनाचा मैंने बरक रफ्तारी से फर्श पर पड़ी हुई राइफल उठाई और उसका सेफ्टी केज हटाकर गार से बाहर निकल गया। सड़क सुनसान पड़ी हुई थी। मैं मोहतात अंदाज में कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन फासला ज़्यादा तय नहीं किया था कि अकब से कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और मैं तारीकी में एक दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। कदमों की आवाज़ करीब आती जा रही थी। फिर एक इंसानी हौला दिखाई दिया। वो अज़ाबिला ही थी। मैंने सांस रोक ली और उसके करीब आने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन अज़ाबिला मेरी तवक्का से कहीं ज़्यादा चालाक थी। जो ही मैंने राइफल का कंधा उसके सर पर मारने की कोशिश की, उसने इंतहाई फुर्ती से घूमकर मेरे घुटने पर एक ज़ोर से ठोकर रसीद की और मैं कराह कर रह गया। बेवकूफ़ के बच्चे, क्या तुम ये समझते थे कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ? उसकी हलक से गुर्राहट निकली। मैंने खुद को संभाल कर उस पर राइफल की संगीनी से हमला कर दिया। बिलाशुबा वो मार्शल आर्ट की बेहतरीन माहिर थी, क्योंकि उसके बगैर उसे इंतहाई
फुर्ती का मुजाहरा मुमकिन नहीं था। उसने मेरा वार बचाया और उसके साथ ही उछल कर मुझ पर फ्लाइंग किक लगानी चाहिए। मैंने संभलने के लिए जगह बदली, लेकिन उसकी ठोकर मेरे हाथ पर लगी थी। राइफल मेरे हाथ से निकल कर दूर जा गिरी। वो वहशियाना अंदाज में चीखती हुई मेरी तरफ बढ़ी। उसने मेरे पेट पर टक्कर मारने की कोशिश की और उसमें कामयाब हो गई। मैं शिद्दत करब से करा उठा था, लेकिन अज़ाबिला ने वक्त ज़ाया नहीं किया। उसने कराटे का एक और हाथ मेरे शाने पर मारा और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे शाने की हड्डी टूट गई हो। तकलीफ से मैं दीवाना हो गया। मैंने किसी गैंडे ही की तरह उसके सीने पर टक्कर मारी और वह लड़खड़ाती हुई दीवार के साथ जा लगी। लेकिन मैं एतराफ़ करता हूँ कि मुझे उस जैसी फुर्तीली और बहादुर औरत से पहले कभी नहीं मिली थी। वो कम वक्त जंगो वजदल से अच्छी तरह वाकिफ मालूम होती थी, जबकि मैं इस सिलसिले में सिर्फ उल्टे सीधे कदम ही उठा सकता था। उसने अपने सीने की तकलीफ को भूलकर एक बार फिर मेरी तरफ बढ़कर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैंने एक थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया था। सीने की तकलीफ की वजह से वो अपना दाव ठीक तौर पर नहीं लगा सकी थी। मेरा थप्पड़ बहर तौर एक ताकतवर मर्द का थप्पड़ था। चुनाचा वो एक बार फिर पीछे हटकर दीवार से टकराई और अब मैं उसे मौका नहीं देना था। चुनाचा मैं उस पर पल पड़ा और मैंने पूरी कुव्वत से दूसरा घौंसा उसकी नाक पर मारा और उसकी नाक से खून की धार बह निकली। वो तकलीफ से कराहने लगी थी, लेकिन मैंने फौरन ही अपनी उंगलियों से मेरी गर्दन को दबोच लिया और उसमें अब भी इतना दम कम बाकी था। अगर मैं एक लम्हे के लिए भी ढीला पड़ जाता तो वह मुझे ठिकाने लगा देती, लेकिन मैं अब मौका जल्द से नहीं दे सकता था। चुनाचा मैंने ये भूल कर कि वो औरत है उससे मुकाबला शुरू कर दिया और मैंने उसके बाल पकड़कर उसका सर दीवार से मारने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना घुटना ऊपर उठा दिया था और फिर उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं नीचे जा पड़ा। उसकी ठोकर एक बार फिर मेरी पिसलियों पर पड़ी थी, लेकिन जूं ही उसने दोबारा ठोकर मारने की कोशिश की, मैंने उसका पांव पकड़कर मोड़ दिया और वह मुंह के बल गिरी। लेकिन उसके बाद उसने मुझसे मुकाबला नहीं किया था, लेकिन फुर्ती सूट कर सुरंग के अंदरूनी हिस्से में दौड़ने लगी। मैं दीवानों की तरह उसके पीछे दौड़ा। अगर उसने बचने का मौका मिल जाता तो यकीनन वो कोई ऐसी कार्रवाई करती जिससे मेरे लिए बचना मुश्किल हो जाता। वो मुझसे चंद गज के फासले पर दौड़ रही थी और फिर वो गार के दहाने से अंदर दाखिल हो गई और उसका रुख अपनी मेज की तरफ था। लेकिन मेज पर पहुंचने से पहले मैंने उस पर छलांग लगा दी और पूरी तरह उस पर छा गया। उसने मुझे अपनी पुश्त पर लाद कर पटकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये उसके लिए आसान साबित ना हुआ और मैंने एक बार फिर उसका सर मेज पर दे मारा। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि उसका सर मेज के बिल्कुल कोने पर पड़ेगा। चटाक की आवाज़ आई और उसकी पेशानी की हड्डी टूट गई। दिमाग में चोट लगी थी। उसके दोनों हाथ मेज पर फैले रह गए और जब मैं उसके खून में डूबे हुए चेहरे का रुख अपनी जानब की तो उसकी फटी फटी आंखें इस बात की गवाह थी कि वो ये दुनिया छोड़ चुकी है। मेरा सीना धोखनी मांकी मानो चल रहा था। उसे मुर्दा देखकर एक लम्हे के लिए मेरे दिल में अपने आप के खिलाफ नफरत की लहर उठी थी। ये मेरी तकदीर ही तो थी जो मेरे हाथों इंसानी खून बहा रही थी, लेकिन मैं क्या करता। इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचना अब मेरे लिए बेईमानी था। दुनिया खुद ही मेरे पीछे पड़ गई है। जिंदा रहना तो मेरा भी हक है। उस जगह से शिद्दत से बेजारी पैदा हो गई थी। मैं मजीद कोई कार्रवाई किए बगैर सुरंग के बैरूनी हिस्से की जनब दौड़ने लगा और थोड़ी देर के बाद गार के दहाने से बाहर निकल आया। वही वीराना मेरे सामने फैला हुआ था, लेकिन अब रुकना बेमकसद था। चुनाचा मैं दौड़ने लगा, ये सोचे समझे बगैर कि अब कहाँ जाऊँगा और मेरा रुख किस तरफ होगा। मुझे यही अंदाज़ा था कि मेरिनों पर हूँ, लेकिन तकरीबन 40 मिनट दौड़ते रहने के बाद भी मुझे साहल नज़र नहीं आया और अब ये ख्याल मेरे दिल में जड़ पकड़ने लगा कि मुमकिन है ये वो जजीरा ना हो बल्कि कोई और जगह हो। अब इतनी दूर निकला था कि रुकना बेमकसद था। देखता हूँ कि तकदीर मुझे कहाँ पहुँचाती है और एक बार फिर अपने हवास को मजतमा करके मैं दौड़ने लगा। तकरीबन 20 मिनट मजीद दौड़ने के बाद मैं बुलंद जगह पर पहुँच गया और सांस की रफ्तार दुरुस्त करके उस बुलंद जगह से मैंने तकरीबन 2-3 फरलांग के फासले पर एक सड़क बल खाती हुई देखी, जिस पर इक्का दुक्का ट्रैफिक चल रहा था और उस सड़क तक पहुंचने के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाती थी। किसी भी वक्त अज़ाबिला के आदमियों से मिड भीड़ हो सकती थी, लेकिन अब उसकी परवाह कौन करे। चुनाचा मैंने सड़क की जनब दौड़ना शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद सड़क के किनारे पर जा खड़ा हुआ। कुछ फासले पर एक टैंकर आ रहा था और मैंने उसे इशारा किया और टैंकर रुक गया।
ड्राइवर ने सर निकालकर मुझे देखा और मैंने उससे दरख्वास्त की कि वो मुझे किसी आबादी में छोड़ दे। ड्राइवर ने गर्दन हिला दी और मैं उसके साथ बैठ गया और मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आधे से ज़्यादा फासला मैं पैदल ही दौड़ कर तय कर चुका हूँ। ड्राइवर ने अपनी ज़ुबान में मुझसे एक दो बातें करने की कोशिश की, लेकिन मेरी तरफ से जवाब ना पाकर मायूस हो गया। थोड़ी देर के बाद शहर की इमारतें नज़र आने लगी। पहली इमारत नज़र आते ही मैंने ड्राइवर से कहा कि वो मुझे उतार दे और फिर मैं नीचे उतर आया और उसके बाद मेरे लिए शहर में दाखिल होना मुश्किल साबित नहीं हुआ था। तन्हा बेयारो मददगार, कोई साथी, कोई हमदर्द नहीं, अलबत्ता दुश्मन हर जगह मौजूद। वाह क्या हसीन ज़िंदगी है तुम्हारी भी मिस्टर मंसूर, और मैंने अपने आप को मुखातब करके कहा, और उसके बाद होटल के अलावा और कहाँ का रुख कर सकता था। होटल में पहुंचने के बाद फौरन ही अपना बोरिया बिस्तर समेटा, क्योंकि अज़ाबिला के हमदर्द ज़ाहिर है कि मुझे तलाश करते हुए सीधे यहीं आएंगे और उसके बाद मुमकिन है कि वो मुझसे गुफ्तगू करने की जहमत भी गवारा ना करें और मेरा हिसाब किताब करके चले जाएं। बहरतौर मैं सारी दुनिया से नहीं लड़ सकता था, इसलिए यहाँ से निकलकर किसी नए ठिकाने की तलाश ज़रूरी थी। होटल का कमरा छोड़कर मैं बाहर निकल आया और उसके बाद नए ठिकाने की तलाश में सरगर्दा हो गया। मैंने इस बार एक आला दर्जे के होटल का इंतखाब किया। ये खूबसूरत इलाके में था। 5 स्टार नहीं था, लेकिन सहूलतें 5 स्टार जैसी थी। उस होटल का नाम साल्मो था। साल्मो की 8वीं मंजिल पर मुझे एक कमरा दस्तयाब हो गया और कमरा देखकर ही आंखें खुल गई थी। हर चंद के यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा सकता था, क्योंकि होटल बेहद महंगा था और मेरे पास सरमाया महदूद था। लेकिन चंद खतरनाक दिन यहाँ रहकर गुजारने में कोई हर्ज ना था। साल्मो के इस कमरे में ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मौजूद थी। अगर मैं कमरे से बाहर ना भी निकलता तो कोई उलझन की बात नहीं थी, लेकिन इन दोनों ज़हनी कैफियत तकरीबन ख़राब हो गई थी। गुस्ल वगैरह करके अपना हुलिया दुरुस्त किया, नया लिबास पहना और होटल के डाइनिंग हॉल में आ गया। बहुत से लोग नज़र आ रहे थे, बेहतरीन शख्सियतों के मालिक, बेहतरीन हसीयत रखने वाले। उनके दरमियान मैं एक मज़का खेज चीज़ था। लिबास हर चंद के मेरा भी अच्छा ही था, लेकिन शख्सियतों और हसीयतों की बात भी होती है। मैंने अपनी मेज़ पर बैठकर एक तायराना निगाह चारों तरफ दौड़ाई और फिर अपनी मेज़ से तीसरी मेज़ पर एक मुअम्मर जोड़े को देखकर चौंक पड़ा। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था तो ये वही दोनों अफराद थे जिन्हें मैंने अज़ाबिला की कैद से आज़ादी दिलाई थी। मुझसे ज़्यादा सरफिरे मालूम होते थे। दुश्मन की कैद से निकलने के बावजूद वो इस तरह आज़ादी से किसी होटल में बैठे हुए थे। ये बात बहुत ही हैरत अंगेज़ थी। कहीं वो मुझे देखकर पहचान ना लें, इस तसव्वुर से मैंने रुख तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। मुअम्मर खातून की निगाहें बहुत तेज थीं। उसने मुझे देख लिया। चुनाचे वो फुर्ती से अपनी जगह से उठ गई। गालबन उन्होंने मुअम्मर शख्स से मेरे बारे में कुछ कहा भी था। वो तीर की तरह मेरी मेज़ की तरफ ही आई थी और फिर मेज़ की सतह पर दोनों हाथ रखकर झुकी और कहने लगी, मेरे बारे में ये मशहूर है कि अगर किसी को एक बार देख लेती हूँ तो ज़िंदगी भर नहीं बोलती। मैंने बुखलाई हुई निगाहों से उन्हें देखा और फिर घबराए हुए लहजे में बोला, लेकिन आप अगर मुझे भूल जाएं तो अनायत होगी। मुअम्मर औरत हल्के से हंस पड़ी थी। फिर उसने कहा, मोहसिनों को कौन भूल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पहले भी हमसे बेजार नजर आए थे और अब भी उसी बेजारी का मुजाहरा कर रहे हो, लेकिन ये हमारा फेल है। उठो, अगर तुम मेरे साथ मेरी मेज़ पर ना गए, हम दोनों तुम्हारी मेज़ पर आ बैठेंगे और बिला वजह तुम्हारे अखराजात बढ़ जाएंगे। मैं बौखलाए हुए अंदाज में उठकर खड़ा हुआ था। अखराजात तो वैसे ही मेरे हल्क में अटके हुए थे। वाकई अगर ये दोनों यहाँ नादल हो गए तो अच्छा खासा बिल बन जाएगा। पकड़ा गया था तो अब क्या करता। चुनाचा मैं मुअम्मर खातून के साथ उसकी मेज़ पर पहुँच गया, जहाँ दूसरे हज़रत भी बैठे हुए थे और मुअम्मर खातून के इस तरह चले जाने पर हैरान थे। फिर उन्होंने भी मुझे पहचान लिया और पुरतपाक लहजे में बोली, ओहो तुम पुर-इसरार इंसान, तुम खूब वेलिना, तुमने इन्हें खूब पकड़ा। ये इस वक्त भी उसी कफियत का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन जान ठीक भी है। फिर एक अजनबी किसी पर इससे ज़्यादा क्या एहसानात कर सकता है। इसके बावजूद हम अपने मौसन को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। मुअम्मर शख्स ने मुझसे ज़बरदस्ती मुसाफा करते हुए कहा और फिर मुझे अपनी मेज़ पर बैठने की पेशकश की। दर हकीकत मैं जिन हालात का शिकार हूँ, अगर मुझे कोई एक बार यकीन दिला दे कि मुझे इस मुसीबत से निकाल लेगा तो शायद मैं ज़िंदगी भर उसकी खिदमत करने के लिए तैयार हो जाऊँ।
मैं जिंदगी से बेजार होकर यहाँ आ बैठा था, ये सोचकर कि अब जो कुछ होगा देखा जाएगा। लेकिन अब एहसास होता है कि वीनस में तन्हा ही मैं पागल नहीं हूँ, आप लोग मुझसे भी ज्यादा खतरनाक हालात का शिकार हैं। फिर भी इस तरह खुलेआम इस डाइनिंग हॉल में बैठे हुए हैं। हमारा खतरा तो तुमने दूर कर दिया था डियर, अब भला हमें क्या खतरा हो सकता है, उस शख्स ने पूछा। इस गलतफहमी को ज़हन से निकाल दीजिए मोहतरम, अब आप पहले से भी ज्यादा खतरे में हैं। क्यों? औरत ने हैरत से मेरी सूरत देखते हुए कहा। तफसील मुख्तसर नहीं है, ताहम मैं मुख्तसर अल्फाज में आपको बता देता हूँ। नहीं, इतने इख्तिसार की जरूरत भी नहीं है, पहले हम लोगों के दरमियान तारफ हो जाए। तुमने उस वक़्त भी मुझे कुछ नहीं बताया था और इस वक़्त भी यूं महसूस होता है कि जैसे तुम यहाँ से भाग जाने के चक्कर में हो। क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? आपने मुझे पॉल मॉर्सन के नाम से पुकारा था, मैंने मर्द की आंखों में देखते हुए कहा। बेशक पुकारा था, लेकिन अब ये बात साबित हो गई है कि तुम पॉल मॉर्सन नहीं हो। क्यों? क्या मैंने गलत कहा? जी नहीं, उस वक़्त मैं हर एक से चीख कर ये कहता फिर रहा था कि भाइयों मैं पॉल मॉर्सन नहीं हूँ, लेकिन कोई नहीं मान रहा था। और अब जब मैंने खुद को पॉल मॉर्सन समझना शुरू कर दिया तो आप कहते हैं कि मैं पॉल मॉर्सन नहीं हूँ। दोनों कैकल लगाकर हंस पड़े थे। मैं जले कटे अंदाज में उनकी सूरत देखता रहा। फिर मर्द ने कहा, बहर तौर तुम मुझे विक्टर आइजक कह सकते हो, ये खातून मेरी बीवी हैं, वलीना आइजक। आप हजरात से मिलकर समझ में नहीं आता कि खुशी होनी चाहिए या खौफजदा होना चाहिए। बहर तौर अखलाकन मैं यही कहूँगा कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और हम सच्चे दिल से ये बात कह रहे हैं कि तुमसे दोबारा मुलाकात हमारे लिए इंतहाई खुशी का बायस होगी। और यकीनन अब मिसेस आइजक इतने बद अखलाक नहीं हैं कि तुम्हें अपनी रिहाइशगाह पर मदऊ ना करें। रिहाइशगाह? क्या आप लोग वीनस ही में रहते हैं? मैंने सवाल किया। फिलहाल वीनस ही में हैं, लेकिन बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे। तब मिस्टर विक्टर आइजक, आपके लिए ये इतला बासे दिलचस्पी होगी कि जिन लोगों ने आपको कैदी बनाया था वो दोबारा आपकी तलाश में भटक रहे हैं। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? डॉक्टर आइजक ने संजीदगी से पूछा। इसलिए कि उन्होंने मुझे दोबारा गिरफ्तार कर लिया था, आपका पता शायद उन्हें मालूम नहीं हो। चुनाचा मैं तन्हा ही उनके चुंगल में जा फंसा था। ओहो, और फिर उसके बाद तुम्हें रिहाई किस तरह हासिल हुई और उन्हें दोबारा तुम्हारी जरूरत क्यों पेश आई? आप बहुत पुरसकून हैं। मेरा ख्याल है कि आपको वहां से निकलने की भी कोई जल्दी नहीं है और दोबारा गिरफ्तार होने का भी कोई खदशा नहीं। नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल हमारा ख्याल था कि अभी कुछ अरसे तक वो लोग हमारी तरफ मतवज्जा नहीं हो सकेंगे। चंद अहम अमूर थे जिनकी वजह से हम यहाँ रुके हुए थे। लेकिन तुम्हारा इंकशाफ वाकई खतरनाक हैसियत रखता है। तुम ये बताओ कि तुम उनके चुंगल से किस तरह फरार हो गए? जिस तरह भी निकला ये एक लंबी दास्तान है, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी मुसलसल खतरे में है। क्या आप किसी फ्रैंक मेसन नामी शख्स को जानते हैं? अफसोस मैं नहीं जानता। ये उसी गिरोह का या अफराद का एक साथी है जिन्होंने आपको और मुझे कैद किया था और ये खतरनाक शख्स हमारी तलाश में निकल पड़ा है। मेरा ख्याल है कि विक्टर, हमसे गलती हुई है। हालात अभी हमारे मुवाफिक नहीं हैं। हमारी सोच गलती भी तो हो सकती है, मिसेस आइजक ने कहा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मैं मानता हूँ। क्या ख्याल है पॉल मॉर्सन? मेरा मतलब है कि आपका जो भी नाम हो, क्या आप हमारे साथ चलना पसंद करेंगे? मैंने तअज्जुब से कहा। हाँ आप, मगर कहाँ? हमारी रिहाइशगाह पर, बशर्ते कि आप हम पर भरोसा कर सकें। मैं चंद लम्हा सोचता रहा और फिर मैंने कहा, इसी होटल के कमरे में मेरा क़याम है और बिलाशुबा मैं इस जगह को अपने लिए मखदूस समझता हूँ। लेकिन आप लोग, एक बात पर यकीन करो डियर, क्या हमारे जरिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं तुम्हें अपनी ठीक पोजीशन से आगाह कर दूंगा। उसके बाद अगर तुम मेरे साथ क़याम ना करने का इरादा रखोगे, मुझे कोई एतराज़ ना होगा। वैसे भी हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था और उसके लिए हमारी ख्वाहिश थी कि काश एक बार तुमसे मुलाकात हो जाए। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा। अज़ाबिला मेरे हाथों कत्ल हो गई थी, लेकिन उसके साथी फ्रैंक मेसन की तलाश में निकले हुए थे। हर चंद के मैंने वक्ती तौर पर अज़ाबिला को फ्रैंक मेसन के फरार की इतला देकर चक्कर में डाल दिया था और उसने अपने आदमियों को फ्रैंक मेसन की तलाश में दौड़ा दिया था। यह भी इत्तेफाक था कि फ्रैंक मेसन अपने ठिकानों पर नहीं मिला था, लेकिन ज़ाहिर है कि यह मुमकिन नहीं था कि फ्रैंक मेसन उन्हें मिल ही ना सके। वो लोग उस जगह वापस जाएंगे जहां अज़ाबिला मौजूद थी। अज़ाबिला के कत्ल का इल्म होगा तो वो लोग उसके अलावा और क्या सोचेंगे कि मैंने उसे कत्ल किया और फरार हो गया।
किसी एक शख्स को वीनस में तलाश करना बिला शबा आसान काम नहीं था, लेकिन जिस किस्म के वो लोग थे उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह पूरा वीनस छान मारेंगे और मुमकिन है मुड़ तक पहुंच ही जाएं। हाँ, अगर ये बूढ़ा जोड़ा वाकई मेरा एहसानमंद है जैसा कि उसे होना चाहिए था, तो मुमकिन है कि मुझे उससे कुछ मदद मिल जाए। चुनाचे मैं सिर्फ एक लम्हा गौर करके उनके साथ जाने का फैसला कर लिया। कम कम ये अंदाज़ा ज़रूर था कि ये लोग मेरे दुश्मन नहीं हो सकते। मैंने जब उस बात पर आमादगी का इजहार किया तो मिस्टर आइजक ने मिसेस आइजक से कहा, मेरा ख्याल है कि हमें उठ जाना चाहिए, अब ज़्यादा देर यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। मिस्टर, कम से कम अपना नाम तो बता दो ताकि तुम्हें तुम्हारे असल नाम से मुखातब करने में आसानी हो। आप मुझे मंसूर कह सकते हैं। मंसूर। और बूढ़े ने मेरे नाम का पोस्टमार्टम कार्ड डाला, ताहम चल सकता था। होटल का कमरा छोड़ने के सिलसिले में मुख्तसर सी कार्रवाई हुई और उसके बाद मैं मिस्टर आइजक और मिसेस आइजक के साथ बाहर निकल आया। बाहर एक लंबी सी खूबसूरत कार ड्राइवर समेत मौजूद थी जो हमें लेकर चल पड़ी। मैं खामोशी से मिस्टर और मिसेस आइजक के साथ पिछली नशस्त पर बैठा हुआ था। रास्ता ज़्यादा तवील नहीं था। थोड़ी देर के बाद कार एक खूबसूरत रिहाइश गाह में दाखिल हो गई और वहां उन दोनों ने बड़ी खुश इखलाकी से मुझे अंदर चलने के लिए कहा। इमारत ज़्यादा वसी नहीं थी, लेकिन खूबसूरत तर्ज तामीर का नमूना थी। वो लोग मुझे लिए हुए एक कमरे में पहुंच गए। इमारत में शायद 2-3 मुलाजमीन के अलावा और कोई नहीं था। चुनाचा मिसेस आइजक ने इमारत के गोशे में एक छोटे से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए कहा, फिलहाल तुम्हारे क़याम के लिए यह कमरा तुम्हें पेश किया जा सकता है। वैसे हम बहुत मुख्तसर वक्त के लिए यहाँ रुकेंगे और उसके बाद हमें चलना है। प्रोग्राम ये था कि हम होटल ही में डिनर करेंगे, लेकिन तुमने जो इंकशाफ किया है उसके बाद हमारा वहाँ रुकना मुनासिब नहीं था। मैं अपने किसी मुलाजिम को भेजकर खाना यहीं मंगवा लेती हूँ। तुमने खाना तो नहीं खाया होगा? नहीं, मैंने जवाब दिया। मिसेस आइजक मुझे कमरे में छोड़कर चली गई। कमरा बहुत मुख्तसर और आरामदाह था और मुल्हका बाथरूम भी था। बहरतौर मेरे लिए यह गोशा पुरसकून था, तो उसके अलावा और क्या चाहिए था। मैं कुर्सी पर बैठकर हालात पर गौर करने लगा। ये दोनों कौन थे? बज़ाहिर यूँ महसूस होता था कि जैसे अच्छी शख्सियत के मालिक हों, लेकिन मेरे लिए यह क्या साबित होंगे मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं ये भी नहीं जानता था कि ये दोनों इन खतरनाक लोगों की कैद में क्यों हैं और फाइल की क्या हैसियत थी। बहरतौर ये तमाम सवालात मेरे ज़हन में ज़रूर मचले थे, लेकिन मेरी तो हैसियत ही मसक होकर रह गई थी। वाक़यात इस तरह पे दर पे पेश आ रहे थे। मेरी ज़िंदगी में किसी भी एक वाक़े के बारे में सोचना अजीब सा लगता था। मिस्र, ईरान, तुर्की और उसके बाद अब यहाँ। इस दौरान क्या क्या हंगामा खेदियाँ नहीं हुई थी। हर जगह मेरे दुश्मन आन की आन में बढ़ जाते थे और उसके बाद मेरे लिए ज़िंदगी गुजारना दूभर हो रहा था। उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता था कि वहाँ कैद क्यों किए गए थे। ख्वाह ही उस चक्कर में फंस गया था और उसकी वजह भी मालूम थी। लेकिन तकदीर के फैसले इंसान की मर्जी के मुताबिक नहीं होते। मैं लाख कोशिश करता रहूं, लेकिन जो कुछ होना है वो होकर रहेगा। यहाँ आने को भी मैं बहुत ज़्यादा नुकसानदार नहीं समझता था। जाहिर है कि आना ही था और उसके बाद जो कुछ होगा वो भी तकदीर ही में लिखा होगा। चुनाचा परेशानी का शिकार क्यों हुआ जाए। तकरीबन आधे घंटे के बाद मिसेस आइजक फिर मुझे बुलाने आई और उन्होंने मुझे बताया कि खाना लगवा दिया गया है। चुनाचा मैं एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से डाइनिंग हॉल में पहुंचा, जहां मिसेस आइजक ने खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया और मेरे लिए कुर्सी सरका दी। मिसेस आइजक और मैं भी बैठ गए। मिस्टर आइजक ने मुझसे दरख्वास्त की और हम खाने में मसरूफ़ हो गए। इस दौरान में कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी सिवाय आइजक की उस मेहमान नवाजी के जो वो मुख्तसर जुमलों से कर रहे थे। और फिर मेरे लिए भला तकल्लुफ़ की क्या गुंजाइश थी। बहरतौर इन लोगों का मेहमान था। खाने के बाद हम डाइनिंग रूम से बाहर निकल आए। तय ये किया गया कि इमारत के अकबी हिस्से के छोटे से लान में काफ़ी पी जाएगी। मिसेस आइजक ने इस दौरान 2-3 बार किलाई पर बंदी घड़ी पर वक्त देखा था। गालबन उन्हें किसी का इंतज़ार था। फिर वो मुझसे बोले, मिस्टर मंसूर, आपके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम कि आप किस तरह इन लोगों के जाल में फंस गए थे और कैसे उन्होंने आपको पाल मॉर्सन समझ लिया। मेरे बारे में आपको जानकर कोई खुशी नहीं होगी मिस्टर आइजक। इसके अलावा आपको जो कहानी सुनाऊंगा उससे सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा आप यही तस्वर करेंगे कि मैं कोई कहानी नवीस हूँ जो फौरी तौर पर आपको कोई कहानी गढ़ कर सुना रहा हूँ।
آپ کی شخصیت ہمارے لیے باعث دلچسپی ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے بارے میں کچھ جانوں۔ ویسے بھی آپ نے نادانستہ طور پر ہی صحیح ہم پر احسان کیا ہے۔ اب مسٹر آئزک اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ کسی کار کے ہارن کی آواز سنائی دی اور انہوں نے مسز آئزک سے کہا، اوہو دیکھو شاید وہ آ گیا ہے۔ مسز آئزک اپنی جگہ سے اٹھ گئیں اور عمارت کے گرد گھوم کر سامنے والے حصے میں پہنچ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جس شخص کے ساتھ واپس آئی تھی وہ ایک دراز قامت آدمی تھا۔ پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ایک ہاتھ گلے میں لٹکا ہوا تھا جس پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ اپنی چال اور انداز سے وہ خاصا پھرتیلا اور مستعد نظر آتا تھا۔ عمر بھی 30-32 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ آنکھیں روشن تھی، بلائی لب پر بھوری بھوری مونچھیں بکھری ہوئی تھی۔ ایک نگاہ دیکھنے میں کافی پرکشش اور حسین آدمی نظر آتا تھا۔ مسز آئزک اسے لیے ہوئے قریب پہنچ گئیں اور اس نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور اس کے سرخ سرخ ہونٹوں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ پھر اس نے اپنا بائیں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا مسٹر مونسور، بعض اوقات مجبوری کے عالم میں ان ہاتھ بھی ملا لیا جاتا ہے۔ آپ اسی پر اکتفا کیجیے کیونکہ میرا سیدھا ہاتھ شدید زخمی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا تھا لیکن یہ نہیں جان سکا تھا کہ وہ کون ہے۔ البتہ اس شخص نے مجھے میرے نام ہی سے پکارا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ میرا اسے تعارف کرا دیا گیا ہے۔ میں نے مسٹر آئزک کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو مسٹر آئزک مسکرا کر بولے، مسٹر پال مورسن۔ میں نے تھوڑی سی گردن خم کی لیکن دوسرے لمحے اچھل پڑا اور وہ نوجوان کی صورت دیکھنے لگا۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ میں پال مورسن ہوں مسٹر مونسور، دراز قامت شخص نے کہا اور میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ نوجوان شرارت امید نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میرے ہی دھوکے میں آپ کو ان لوگوں کی قید میں جانا پڑا تھا، لیکن بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آ سکی۔ آخر ان لوگوں کو آپ پر شبہ کیوں ہوا؟ یہ پہلا موقع ہے کہ میری صورت آپ کی صورت سے نہیں مل رہی مسٹر مورسن، ورنہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں سمجھ نہیں سکا، مسٹر مورسن نے بدستور مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ سمجھانے کے لیے وہی کہانی دہرانی پڑے گی جس کے لیے میں مسٹر آئزک سے معذرت کر چکا ہوں۔ ویسے کیا وہ لوگ آپ کو پہچانتے نہیں تھے؟ ہاں، ان میں سے کوئی میرا صورت آشنا نہیں تھا۔ کاش ہوتا تو شاید اس بار میں بچ جاتا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں اب بھی نہیں سمجھ سکا، براہ کرم کچھ بتائیے، پال مورسن نے کہا۔ کچھ نہیں بھائی، بس وینس کی حسین راتوں کی بات نکلی تھی اور چونکا اس وقت رات نہیں ہوئی تھی، چنانچہ میں نے شام کا تذکرہ کر دیا اور کہا کہ شامیں بھی حسین ہوتی ہیں۔ پال مورسن کا گرجدار کہکا فضا میں گونج اٹھا تھا اور اس نے بے تحاشا ہنستے ہوئے کہا، بعض اوقات رسمی گفتگو میں بھی عذاب بن جاتی ہے۔ دراصل پہچاننے کے لیے یہی کوڈ طے ہوا تھا، وینس کی حسین رات اور جواب میں حسین شام کا تذکرہ، جو عموماً عام گفتگو جیسا ہے لیکن در حقیقت یہ ہمارے درمیان شناخت کا ایک ذریعہ تھا۔ لعنت ان راتوں اور شاموں پر، یہ شناخت میرے لیے عذاب بن گئی۔ کون تھا وہ جسے تم نے ملاقات کی تھی؟ مس عزابیلا، ایک حسین و جمیل خاتون جو افسوس میرے ہاتھوں ماری گئی، اور وہ بھی انتہائی بدترین طریقے سے۔ اس کے علاوہ چارہ کار ہی نہیں تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو میں خود ان کا شکار ہو جاتا۔ اس بار ان کا رویہ بے حد سخت تھا اور وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن مسٹر آئزک، کیا مسٹر پال مورسن؟ ہاں دوست، میں چاہتا تھا کہ پال مورسن کی موجودگی ہی میں تمہیں پوری تفصیل بتا دوں۔ ویسے پال مورسن بھی تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے کیونکہ تم نے اس کے لیے بے پناہ آسانیاں پیدا کر دیں، اتنی آسانیاں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ڈیئر پال مورسن، میرا خیال ہے کہ مسٹر مونسور کو تفصیل بتا دینی چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہی موضوع ہیں مسٹر آئزک، پال مورسن نے جواب دیا اور اپنی کافی کی پیالی اپنے سامنے سرکا لی۔ میں کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا ہوا مسٹر آئزک کی صورت دیکھتا رہا۔ تب مسٹر آئزک نے کہا، ہم لوگ سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں سوئس بینکنگ کونسل کا چیئرمین وکٹر آئزک ہوں۔ تمہیں یقیناً یہ بات جانتے ہوگے مسٹر مونسور کہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں دنیا بھر کے سرمایہ دار اپنی دولت رکھتے ہیں۔ ان میں بے شمار ممالک کے افراد ہیں اور سوئس طریقہ کار کے مطابق ان کے تمام اثاثوں کو خفیہ رکھا جاتا ہے اور اس کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ دنیا کے بے شمار افراد، بڑے بڑے افراد کے اکاؤنٹ ہمارے یہاں کے بینکوں میں ہیں۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک باقاعدہ نظام رائج ہے۔ آرگنائزیشن، جس کے بارے میں کوئی خاص تفصیل مجھے معلوم نہیں، پچھلے 6 ماہ سے کوشش کر رہی تھی کہ سوئس بینکوں کے بڑے بڑے افراد کو اپنے دام میں پھانس کر کچھ لوگوں کے اثاثوں کی تفصیل معلوم کی جائیں۔
ये लोग दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से उनका ताल्लुक है और उनके असासे दूसरों की मानद खुफिया हैसियत रखते हैं। हाँ, में इस बात का हक नहीं है कि हम किसी भी कीमत पर उन असासों की तफसील किसी गैर मुतल्ला शख्स को बताएं। मेरे पास मुसलसल रिपोर्टें पहुंच रही थीं और बैंकों के अफसरान इस बात का इजहार कर रहे थे कि कुछ पुरअसरार लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्हें परेशान कर रहे हैं। दर हकीकत ये एक ख़तरनाक बात थी। इन असासों की तफसीलात मालूम करके उन लोगों को ब्लैक बेल भी किया जा सकता था और उनके नतीजे में बहुत सी उलझनें भी पैदा हो सकती थीं। चुनाचा उसके लिए खसूसी इंतजाम किए गए जिनकी वजह से इन लोगों को कुछ नुकसान भी पहुँचे और उसके बाद उन्होंने मुझे और मेरी बीवी को अगवा कर लिया। उसके लिए उन्होंने एक शानदार मनसूबाबंदी की थी। अगवा करने के बाद वो कम वक्त हम दोनों को ना जाने कहाँ कहाँ ले फिरे और खूब घुमा फिरा कर बिल आकर वीनस में ले आए। मुझे अपने इस कैद खाने के बारे में कुछ नहीं मालूम था, डियर मूनसूर, जहाँ तुमने मुझे पहली बार देखा था। बहरहाल उन लोगों को यहाँ कैद कर दिया गया और फिर मेरे ज़रिए स्विस बैंकिंग काउंसिल के दूसरे अरकान से राब्ता कायम करके उन्हें धमकी दी गई और अगर उन्होंने इनकी मतलूबा मालूमात फराहम नहीं की तो हम दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा। बैंकिंग काउंसिल के खसूसी अजलास में फैसला किया गया कि बिल आखिर उन लोगों के नाम और उनके असासों की तफसीलात इन जुराम पेशा अफराद को फराहम कर दी जाएँ और उसके साथ ही साथ इन तमाम लोगों को इतलाआत भी दे दी जाएँ और उन्हें होशियार कर दिया जाए कि वो इस सिलसिले में मुहतात रहें। ये फैसला बैंकिंग काउंसिल के उन अरकान ने किया था जो बेचारे एहतराम करते थे और मेरी रहाई के ख्वाह थे। मुझसे राब्ता कायम किया गया तो मैंने उनकी तहवील में होने के बावजूद इस बात की शिद्दत से मुखालफत की कि स्विस कवानीन के खिलाफ वर्जी ना की जाए, लेकिन उन्हें मेरी ज़िंदगी अजीज़ थी। बेहालत मजबूरी वो ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए थे जो कि कानूनन भी और असूलन भी किसी तरह मुनासिब नहीं था। वैसे अपने तौर पर उन लोगों ने भी कुछ इंतजाम किए थे जिनकी मुख्त से तफसीर ये थी कि मालूमात उन्हें फराहम करने के बाद जब मुझे आज़ाद करा लिया जाए तो उन लोगों को भी ना छोड़ा जाए। और इस सिलसिले में जब मुतलका अफराद को यह पता चला कि मैं उन्हें वीनस से हासिल हो सकता हूँ तो उन्होंने मकामी तौर पर इंतहाई खुफिया इंतजाम किए ताकि उन लोगों पर काबू पाकर उनसे वो फाइल वापस लिया जाए जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक तैयार किया गया था। लेकिन इत्तफाकिया तौर पर मिस्टर पॉल मॉर्सन को जिन्हें इस सिलसिले में मुकर्रर किया गया था एक हादसा पेश आ गया और वो इस हादसे का शिकार होकर एक बिल्कुल ही गुमनाम जगह जा पड़े और वहां तक नहीं पहुंच सके। ये थी सूरत हाल। और उसके बाद डियर मूनसूर, तुम इन लोगों के हाथों हसीन रात और हसीन शाम का शिकार हो गए और उन्होंने तुम्हें ही पॉल मॉर्सन समझ लिया। लेकिन मेरे दोस्त, कुछ सवालात ऐसे भी हैं जो तुमसे करने हैं। तुमने यकीन उनसे कहा होगा कि तुम पॉल मॉर्सन नहीं हो। उसके बाद एकदम तुम पॉल मॉर्सन कैसे बन गए और तुमने वो फाइल उन्हें देकर हमारी आज़ादी कैसे हासिल की। फाइल के बारे में तुम्हें तफसीलात किस तरह फराहम हुई और उन लोगों की कैद में रहकर तुमने उसकी तैयारी कैसे की। बस यूँ समझ लीजिए कि यह सब कुछ मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया था क्योंकि नागहानी तौर पर फंस गया था। पहले तो मैंने उनसे यही कहा था कि मैं पॉल मॉर्सन नहीं और किसी फाइल वगैरह से मेरा ताल्लुक नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात तस्लीम नहीं की और मुझे अपनी कैद में रखकर मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया। जान बचाने के लिए मैंने बेहतर यही समझा कि उनसे थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करने के बाद कोई कार्रवाई की जाए। बस इत्तफाकिया तौर पर ही मुझे कुछ ऐसे कागजात दस्तयाब हो गए थे जिन्हें मैंने उनके बयानात की रोशनी में तरतीब दे लिया और वक्ती तौर पर उन्हें धोखा देने में कामयाब हो गया। बहरतौर ये काम मामूली जहानत का नहीं है। उससे अंदाज़ा होता है डियर मूनसूर कि तुम किस कदर ज़हीन इंसान हो, वरना इतने चालाक लोगों को आर्जी तौर पर ही सही इस तरह धोखा दे देना आसान काम नहीं था। ये दूसरी बात है कि बाद में उन्हें हकीकत का इल्म हो गया। बहरतौर तुमने नादानस्ता ही जिस तरह हमारी मदद की है हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते और शुक्रगुजारी के तौर पर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जिसके तुम ख्वाहिशमंद हो। मोहतरम मिस्टर आइजक, जैसा कि मैंने आपको मुख्तसर बताया कि मैं सिर्फ एक सयाह हूँ और सियाहत मेरी ज़िंदगी है, लेकिन उस ज़िंदगी में एक अजीबोगरीब चीज़ शामिल है और वो है कि नादानिस्ता तौर पर ही सही मैं हर जगह किसी न किसी मुसीबत का शिकार हो जाता हूँ। यहाँ कुछ और नहीं था तो एक रंगीन रात ही मेरी गर्दन में फांसी का फंदा बन गई और मैं समझते हुए वो लोग आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए तुम्हें कतई फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि बेहतर तो ये होगा कि तुम वीनस छोड़ दूँ। मैंने सवालिया अंदाज में मिस्टर आइजक को देखा।
ہم سوئٹزرلینڈ میں تمہیں خوش آمدید کہہ کر دلی مسرت محسوس کریں گے۔ تم نے مجھے اور میری بیوی کو جس عذاب سے نکالا ہے وہ معمولی بات نہیں ہے۔ ان کا تشدد برداشت کرنا پڑا ہے تمہیں، اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ کہ تم نے ہماری ایک ایسی مشکل حل کر دی جس کے لیے ہم زبردست جد و جہد کر رہے تھے۔ چنانچہ تم ہمارے لیے قابل احترام ہو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ سوئٹزرلینڈ چلنے کی پیشکش کرتا ہوں، مسٹر آئزک نے کہا۔ پال مورسن مسکراتا ہوا بولا، ہاں، اگر میں ایک اتفاقیہ حادثے کا شکار نہ ہو جاتا تو نہیں کہہ سکتا کہ بذات خود مجھے کتنی الجھنوں سے گزرنا پڑتا۔ ان لوگوں سے میں اتنے سکون کے ساتھ نبرد آزما ہو سکتا تھا یا نہیں۔ چنانچہ میں خود بھی اپنی طرف سے تمہیں سوئٹزرلینڈ کی سیاحت کی پیشکش کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ میں دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ یہ حضرت انکار کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو فوراً یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، اور یہ محسوس کر رہا تھا کہ وینس میں اب موت میرے لیے آسان تر ہو گئی ہے، اور فرینک میسن عزابیلا کی موت کے بعد یقیناً میرا تعاقب کرے گا اور مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ سوئٹزرلینڈ کی بینکنگ کونسل کا یہ سربراہ یقیناً ایسے ذرائع رکھتا ہوگا جن سے وہ بآسانی یہاں سے نکل سکے۔ چنانچہ کیوں نہ اس شخص کی اس حیثیت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ سوئٹزرلینڈ پہنچ کر کوشش کروں گا کہ میری زندگی کسی نئے حادثے سے دو چار نہ ہو سکے، اور اس کے لیے میرے ذہن میں جو منصوبہ تھا وہ ابھی تک موجود تھا، یعنی اس منحوس صورت سے پیچھا چھڑا لینا، خد و خال ہی تبدیل کرا لیے جائیں تاکہ یہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے دور ہو جائے۔ چنانچہ میں نے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ ان تینوں کا رویہ میرے ساتھ بے حد محبت امیر تھا، اور وہ مسلسل میری خاطر مدارت کر رہے تھے۔ پال مورسن البتہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا تھا، اس کا قیام کہیں اور تھا، اور وہ اپنے طور پر یہاں سے روانگی کا انتظام کر رہا تھا۔ کام تو بس اتنا ہی تھا کہ ان دونوں کو ان خطرناک لوگوں کے چنگل سے رہائی دلائی جائے۔ تیسری رات پال مورسن ڈنر میں شریک تھا۔ اس نے کہا، مسٹر آئزک، ہم سے زیادہ کل یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ بظاہر کوئی خاص اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن میں دعوے سے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ہر طرح سے ذرائع آمد و رفت پر کڑی نگرانی کر رکھی ہوگی، اور ہمیں کسی بہتر طریقے سے وینس نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم عام لوگوں کی مانند بذریعہ ٹرین وینس سے سوئٹزرلینڈ تک کا سفر کریں گے۔ وہ لوگ آپ کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ وینس کی حکومت کا سہارا لیے بغیر اپنے طور پر یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً وہ ہر اس ذریعے پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں گے جن سے آپ سفر کر سکتے ہیں، اور ان کا دائرہ کار ایسی ہی جگہوں تک محدود ہوگا۔ مسٹر آئزک نے اس بات سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ پال مورسن سے اس منصوبے کے بارے میں مزید کچھ گفتگو ہوئی، اور بالآخر طے پا گیا کہ یہ سفر بذریعہ ٹرین ہی کیا جائے گا۔ میں اپنا مختصر سا سامان ساتھ لے آیا۔ پال مورسن نے مجھ سے میرا پاسپورٹ اور کاغذات وغیرہ طلب کر لیے، اور میں نے یہ چیزیں اس کے حوالے کر دیں۔ کم از کم اس طرف سے سکون تھا۔ دوسرے دن پال مورسن نے تیاری مکمل کر لی اور ہمیں اطلاع دی کہ فلاں وقت ہمیں اسٹیشن پہنچ جانا ہے۔ چنانچہ میں، مسٹر آئزک اور مسز آئزک احتیاط سے اسٹیشن کی طرف چلے گئے۔ کوئی الجھن نہیں پیش آئی تھی۔ ایک برقی ٹرین ہمیں لے کر سوئٹزرلینڈ کی طرف چل پڑی۔ ٹرین بے حد تیز رفتار لیکن پرسکون تھی۔ میں مسٹر آئزک سے سوئٹزرلینڈ کے بارے میں گفتگو کرتا جا رہا تھا۔ مسز ولینا آئزک ایک خوش مزاج خاتون تھی۔ اس دن انہوں نے اپنی قید کے دوران کے واقعات سنائے تھے اور ان کے سلسلے میں اپنی جذبات کا اظہار کیا تھا۔ ان کے خیال میں یہ بہت ہی سنسی خیز لمحات تھے، اور انہیں یہ خدشہ تھا کہ اگر صورتحال بگڑ گئی تو ممکن ہے انہیں زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ ٹرین میں وہ مجھ سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی مسٹر آئزک بھی ہماری گفتگو میں حصہ لے لیتے تھے۔ مسٹر آئزک نے اپنی بھتیجی ایش کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ایش ایک ایڈونچر پسند اور بے باک لڑکی ہے۔ چونکہ وہ خود صاحب اولاد نہیں ہیں، اس لیے ایک فضائی حادثے میں ایش کے والدین کا انتقال ہو جانے کے بعد، اس وقت جب وہ صرف 11 سال کی تھی، انہوں نے ایش کو اپنے ساتھ رکھ لیا، اور اس وقت سے وہ ان کے ساتھ ہی ہے۔ ایش کے بارے میں مسٹر آئزک نے کہا۔ مسٹر آئزک کے انداز گفتگو کی تھی، اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ ایش کو بہت زیادہ چاہتی ہیں۔ انہوں نے محبت بھرے انداز میں کہا تھا، قید کے دوران مجھے جس چیز کی سب سے زیادہ پریشانی لاحق تھی وہ ایش تھی۔ گمشدگی سے اس نے نہ جانے کیا اثر لیا ہوگا، پتہ نہیں اسے ہماری آزادی کے بارے میں اطلاع ملی یا نہیں۔ اس سلسلے میں پال مورسن سے
से सवाल किया जा सकता था, लेकिन पाल मॉर्सन एहतियातन हमसे अलग रहा था ताकि दूर रहकर हमारी निगरानी की जा सके। सफर जारी रहा और उसके बाद ट्रेन धुंधल में लिपटे हुए एक खूबसूरत शहर के प्लेटफार्म पर खड़ी हो गई। मिसेस आइजक ने बताया कि यह बर्ग है, स्विट्जरलैंड का पहला कस्बा, और उसके बाद हमें बर्न की जानब सफर करना था। बर्न, जो स्विट्जरलैंड का दारुल खिलाफा कहलाता है। बर्ग से आगे बुलंदो बाला बर्फपोश पहाड़ी चोटियों का सिलसिला शुरू हो गया था। सुना गया था कि कोहे पैमाई के लिए कोहे पीमा अपने महमों का आगाज इसी कस्बे से करते हैं। तेज हवा के थपेड़े पहाड़ों पर जमे ग्लेशियर पर से फिसलते नीचे आते तो उनके साथ ही बर्फ के तोदे भी गिरने लगते थे। यहाँ सर्दी काफी बढ़ गई थी, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन में इसका एहसास नहीं हो रहा था। मैं दिलचस्पी से स्विट्जरलैंड के इस रवायती हुस्न को देखता हुआ सफर करता रहा। सेबों के बागात बिखरे हुए थे और हवाएं चल रही थीं। बर्ग से बर्न तक का सफर, जैसा कि मुझे बताया गया था, काफी तवील था, लेकिन ये तवालत इतनी लगती ही नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का सफर किया होगा। गाड़ी इस वक्त एक सरसब्ज और शादाब वादी से गुजर रही थी। वादी के आखिरी किनारों पर बर्फपोश पहाड़ों की कतारें खड़ी थीं और उनके साथ ही पुरसकून नीली झीलें दिखाई देती थीं। शीशे की बड़ी खिड़की से परे नीले, सफेद और सब्ज रंग बहुत तेजी से गुजर रहे थे। उस दरमियान रास्ते में थन और इंटरलाकन जैसे खूबसूरत शहर नजर आए। झरनों, आबशारों और चांदी की मानो चमकती नदियों का तो हिसाब ही नहीं था। जमीन के इस छोटे से टुकड़े पर कुदरती नज़ारों की बहताब थी और बिलाशुबा ये बात कही जा सकती थी कि स्विट्जरलैंड का हुस्न नाकाबिले बयान है। बर्न के स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो चारों तरफ रश लगा हुआ था। लोग इस रश में थोड़ा सा ठहराव था, थोड़ा सा वकार था। वह हंगामियां खेजियां नहीं थी जो अपने वतन में पाई जाती हैं। सरों पर ट्रंक रखे, शानों पर गठरियां लटकाए, बगल में सूटकेस या कनस्तर दबाए लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे थे। बल्कि उसमें से एक दूसरों की तकलीफ के ख्याल का एहसास था और कोई किसी से अगर हल्का सा छू भी जाता तो माफ़ी मांगे बगैर नहीं रहता था। हम स्टेशन से बाहर निकले। टैक्सियां बड़ी तादाद में मौजूद थीं और उनमें से ऐसी कारें थीं जो देखने के काबिल थीं। पाल मॉर्सन ने अब एहतियाती तदाबीर तर्क कर दी क्योंकि सफ़र बहुत ही पुरसकून गुजरा था और ये एहसास नहीं हुआ था कि कोई हमें निगाहों में रखने में कामयाब हो गया है। चंद लम्हों के बाद पाल मॉर्सन हमारा सामान एक टैक्सी की डिग्गी में रखवा रहा था और फिर टैक्सी हमें लेकर चल पड़ी। रात हो चुकी थी, इसलिए नज़ारों का अंदाज़ा मुश्किल था और फिर जल्दी भी नहीं थी। मैं हालात पर गौर कर रहा था। मुमकिन है कि जन्नत नज़ीर स्विट्जरलैंड में आने के बाद मेरी तकदीर के सितारे गर्दिश से निकल जाएं और यहाँ सुकून के कुछ लम्हात गुजारने का मौका मिल जाए। ख्वाहिश तो थी कि दिल में, लेकिन किसी भी ख्वाहिश की तकमील मेरे लिए मुमकिन नहीं थी क्योंकि मेरी ज़ात से चंद बलाएं चिमटी हुई थीं, जैसे राअमीज़, जैसे मेरा चेहरा। ये तसव्वुर मेरा ईमान था कि मेरा ये मनहूस चेहरा मुझे कहीं भी सुकून नहीं लेने देगा। हाँ, अगर इन खदो खार से निजात मिल जाए तो यकीनन मेरी तकदीर का सूरज चमक जाएगा। मैं राअमीज़ के दोस्त का हम शक्ल भी नहीं रहूँगा और चेहरे की नहुसत भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बहरतौर अभी ये काम मेरे लिए मुमकिन नहीं था। स्विट्जरलैंड में अगर हालात ने साथ दिया तो ये कोशिश करूँगा। बहरहाल थोड़े से सफ़र के बाद टैक्सी एक पुरफिज़ा मकाम पर एक खूबसूरत इमारत के सामने रुक गई। दरवाज़ा बंद था। पाल मॉर्सन ने नीचे उतर कर कार बेल दबाई और चंद लम्हात के बाद एक दराज कद आदमी ने दरवाज़ा खोल दिया। टैक्सी बजरी की रवश से गुजरती हुई एक खूबसूरत इमारत के सदर दरवाजे के सामने रुक गई और मिस्टर विक्टर आइजक अपनी बेगम के साथ नीचे उतर आए। मैं भी नीचे उतर गया था। वलीना आइजक ने फौरन ही दराज कद आदमी से ऐश के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि ऐश अपनी ख्वाबगाह में मौजूद है। वलीना ने मुस्कुराते हुए मिस्टर आइजक की तरफ देखा और बोली, हम दोनों खामोशी से उसकी ख्वाबगाह तक चलेंगे। पाल मॉर्सन कहने लगा, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं इसी टैक्सी से वापस चला जाऊं। ओहो डियर मॉर्सन, अगर तुम मुनासिब समझते हो तो ठीक है। मॉर्सन उसी टैक्सी से वापस चला गया। मिस्टर आइजक मुझे लिए हुए अंदर दाखिल हो गई थी। हमारा मुख्तसर सा सामान उस दराज कमर शख्स ने उठा लिया था और फिर हम अंदर दाखिल हो गए। 2 राहदारियों के गुजरने के बाद मिस्टर आइजक ने दराज कमर शख्स से कहा, मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निचली मंजिल के कमरे में ले जाओ, हम लोग अभी पहुंचते हैं, प्लीज़। मिस्टर मंसूर, ठीक है, मैंने जवाब दिया।
मुझे एक कमरे में पहुंचा दिया गया था जो खासा कुशादा और आरास्ता था। जिंदगी के वो तमाम लवाजमात यहाँ भी मौजूद थे जिनकी ज़रूरत होती है। बहरतौर स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुका था और देखना यह था कि दुनिया का यह हसीन तरीन मुल्क और यह खूबसूरत शहर मेरी पजीराई किस तरह करता है। तकरीबन आधे घंटे के बाद मिसेस आइजक एक भरे भरे बदन की बेहद खूबसूरत लड़की के साथ अंदर दाखिल हुए। लड़की के होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों की बनावट आम आंखों से काफ़ी मुख्तलिफ थी। दोनों तरफ से ऊपर कोठी हुई ये आंखें खूबसूरत भी थीं और पुरअसरार भी। उनमें बिल्लियों जैसी चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ मिलाया और बिल्कुल मर्दाना अंदाज में मेरे हाथ को कई झटके देते हुए कहा, मुख्तसर अल्फाज में मुझे ये बात मालूम हो चुकी है मिस्टर मंसूर कि आपने किस तरह मेरे अंकल और मेरी आंटी की मदद की है। यू आर ग्रेट मिस्टर मंसूर। मैं आपको अपनी इस रिहाइशगाह पर खुश आमदीद कहती हूँ और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ। शुक्रिया मिस ऐश, मैंने मुख्तसरन कहा और उसके बाद मिसेस आइजक ने मुझे डिनर की पेशकश की। डिनर टेबल पर हम चारों के अलावा और कोई नहीं था। ऐश मुझसे मेरे बारे में गुफ्तगू करती रही। वो सियाहत की बेहद शौकीन मालूम होती थी। हंसते हुए उसने मुझसे सवाल किया कि मैंने उस वक़्त क्या महसूस किया था जब दफतन ही मुझे पॉल मॉर्सन कहकर पुकारा गया था। हैरानी के अलावा मेरा और क्या एहसास हो सकता था। मिस ऐश दर हकीकत में हैरान रह गया था, लेकिन जब उन्होंने इस बात पर इसरार किया कि मैं फ़ाइल उनके हवाले कर दूं तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था। लेकिन आपने इतनी जहानत से वो फ़ाइल कैसे तरतीब दी? बस यूँ समझिए कि जान बचाने का तसव्वुर ज़हन में था, मैंने कहा और ऐश हंस पड़ी और वह बात बात पर हंसने की आदी थी। डिनर टेबल से उठकर हम बाहर लान में आ गए जहां थोड़ी देर चहलकदमी की गई और उसके बाद मिस्टर आइजक ने ऐश से कहा, मिस्टर मंसूर अब तुम्हारे मेहमान हैं। ऐश, बराह करम इन्हें अपने एडवेंचर से महफूज रखना और किसी खतरे में मत डालना। मैं तो कल ही बेहद मसरूफ़ हो जाऊंगा और इनकी तमाम तर जिम्मेदारियां तुम्हें ही संभालनी होंगी। वलीना का थकन महसूस कर रही थी, चुनाचा मेरा ख्याल है कि उसे चंद रोज़ के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया जाए ताकि वह फिट हो जाए। ओके अंकल, आप मिस्टर मंसूर की तो फिक्र ही ना करें। ऐसे शानदार आदमी को स्विट्ज़रलैंड की एक एक चीज़ दिखाते हुए फ़ख्र महसूस करूंगी। बस आप मुतमिन रहेंगे। मिस्टर आइजक और मिसेस आइजक अपनी ख्वाबगाह में चले गए। ऐश मुझे मेरे बेडरूम तक छोड़ने आई थी, लेकिन वह बेतकल्फी से अंदर घुस आई थी और इत्मीनान से कुर्सी घसीट कर बैठ गई। जवान आदमी, मुझे यकीन है कि मेरे बूढ़े अंकल और आंटी की तरह तुम थकन महसूस नहीं कर रहे होगे, चुनाचा क्यों ना थोड़ी देर तुमसे गुफ्तगू कर ली जाए। ज़रूर मिस ऐश, मैंने जवाब दिया। वो लोग मामूली नहीं होते जो किसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जो स्विट्ज़रलैंड की मुअज़्ज़ज़ हस्ती को अगवा करने की सलाहियत रखती हो बेवकूफ़ बना दें। तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात आए होंगे, क्या तुम मुझे इसके बारे में बताना पसंद करोगे? तफसील फिर कभी मिस ऐश, लेकिन यह हकीकत है कि मेरी ज़िंदगी में ना चाहने के बारे में भी ऐसे लोग अमूमन दाखिल होते रहते हैं। तुमने उनसे फ़ाइट भी की होगी। वैसे तुम्हारे अपने मुल्क में तुम्हारे मशागल थे। मेरे ज़हन में अपना मुल्क आ गया और उसके साथ ही साथ खाला शहादत की खोली, जहां मेरी ज़िंदगी में बहुत दिलचस्पियां थी। खाला की दुआओं भरी गालियां खाना, सौदा सल्फ लाना और नौकरी की तलाश के लिए शहर गर्दी करना। बिलाशुबा मैं एक अजीम इंसान था और मेरी अजमत की कहानी ऐश मुझसे पूछ रही थी, लेकिन ज़ाहिर है कि उसे हकीकत नहीं बता सकता था। मैंने कहा, कोई ख़ास नहीं मिस ऐश, दरमियाने घराने का आदमी हूँ। बहुत ज़्यादा दौलत नहीं थी मेरे पास, लेकिन सियाहत का शौक़ मुझे मेरे वतन से निकाल लाया। उसके बाद मैंने आवारा गर्दी करना शुरू कर दी। कौन कौन से मुल्क देख चुके हो? अभी ज़्यादा नहीं, मिस्र गया था, उसके बाद ईरान, फिर तुर्की और आखिर में वेनिस, जहाँ ये वाक़यात पेश आए। अब मेरी नई मंजिल स्विट्ज़रलैंड है। गुड, वेरी गुड। मैं तुम्हें बर्न ही नहीं बल्कि अतराफ़ के इलाके भी दिखाऊंगी। मुझे लंबी ड्राइविंग का शौक़ है और ख़तरनाक तरीन हालात में ज़िंदगी बसर करने में लुत्फ़ आता है। अंकल विक्टर अगर मेरी भरपूर निगरानी ना करें और मुझ पर पाबंदियां ना आयद करते रहें तो दर हकीकत मैं किसी जुराम पेशा गिरोह में शामिल हो जाऊं। क्या लाइफ होती है, हंगामे, धाएं धुआं और बस मज़े ही मज़े। मैं गहरी निगाहों से उस जंगे वजदल की रस्सिया को देखता रहा और एक गहरी सांस लेकर रह गया। मैं उससे कहना चाहता था कि उसके बरअक्स मैं बुलंदियों से गिरते हुए आबशारों और उनसे बहने वाली नदियों का शहदाई हूँ और किसी ऐसी जगह एक छोटी सी झोंपड़ी में पुरसकून ज़िंदगी गुजारने का ख्वाह हूँ, जहाँ एक हाथे में सफ़ेद सफ़ेद भीड़ें बंधी हुई हों, दूसरी तरफ घोड़े हों, सामने खेत फैले हों और झोंपड़ी के पहलू में गुनगुनाती हुई नदी।
جس کی تہہ میں لڑکتے ہوئے پتھر صاف و شفاف نظر آتے ہوں، لیکن دنیا سے یہ سیکھ چکا تھا کہ سامنے جو شخص ہو، اگر اس کی پسند کی باتیں نہ کی جائیں تو وہ تم میں سے دلچسپی کھو بیٹھے گا۔ اور بہر طور سوئٹزرلینڈ میں یہ لوگ میرا سہارا تھے، اور عیش کی اصلیت تو میں پہچان چکا تھا، چنانچہ یہ الفاظ میں اسے نہ کہہ سکا۔ عیش بہت دیر تک مجھ سے گفتگو کرتی رہی، پھر اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا اور اٹھتے ہوئے بولی، اب تم سو جاؤ، صبح ہم برن کی سیر کو چلیں گے۔ اس کے بعد میں نے دروازہ بند کیا، اپنے پاس موجود کرنسی کا جائزہ لیا جسے ابھی تبدیل نہیں کرا جا سکا تھا، لیکن بہر طور اسے تبدیل کرا لینا ضروری تھا۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر صرف عیش سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ انکل آئزک اسے آخری ہدایت دینے کے بعد آنٹی کو لے کر چلے گئے ہیں اور اب ان کی واپسی کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم لوگ تھوڑی دیر کے بعد ہی یہاں سے نکل چلیں، باہر آ کر سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں اور تو کوئی کام نہیں؟ نہیں عیش، بات تھوڑی سی کرنسی تبدیل کرانی ہے اور کچھ نہیں۔ اس کی ضرورت جب پیش آئے گی تو اسے تبدیل کرا لیا جائے گا، عیش نے جواب دیا اور میرے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، براہ کرم دوسرا لباس تبدیل کر لو، بلکہ مجھے بتاؤ تمہارے پاس کون کون سے کپڑے ہیں اور میں ان میں سے خود انتخاب کروں گی۔ میں نے شانے ہلا دیے، زیادہ کپڑے نہیں تھے میرے پاس، تاہم عیش نے انہی میں سے ایک سوٹ نکال کر میرے حوالے کر دیا، اور پھر جب میں لباس تبدیل کر کے باہر نکلا تو وہ ناک دانہ نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ونڈرفل، ویری سمارٹ۔ جب وہ میرے ساتھ بیرونی حصے میں آئی تو میں نے گہرے نیلے رنگ کی ایک بہت ہی عجیب ساخت کی کار دیکھی جسے بلا شبہ شاندار کاروں میں تصور کیا جا سکتا تھا۔ چوڑے چوڑے ٹائروں والی سپورٹس کار میں دروازے نہیں تھے، بلکہ انہیں پھلانگ کر اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ عیش اطمینان سے اچک کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھی اور پھر اس نے مجھے بھی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہی راستہ اختیار کرنا پڑا تھا جو عیش نے کیا تھا، اور اس کے بعد کار بے آواز سٹارٹ ہو کر بڑی سست روی سے باہر نکل آئی۔ دن نکلا ہوا تھا لیکن کوہر چھائی ہوئی تھی اور دن کی روشنی پر شام کے دھندلکے کا گمان ہوتا تھا۔ عیش نے خود بھی ایک انتہائی خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس کے لباس میں مردانہ جھلکیاں تھیں۔ پھر اس نے کار تیز رفتاری سے دورانی شروع کر دی، لیکن یہ رفتار قابل اعتراض نہ تھی۔ میں اطراف کے مناظر دیکھنے لگا۔ یہاں ریچھ کا نشان امتیازی سمجھا جاتا تھا۔ ہوٹلوں، دکانوں اور بڑی بڑی چوکوں میں جھنڈے لٹک رہے تھے اور ان پر ریچھ کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ دریا کے کنارے کلیسا کے فوارے کے گرد ریچھوں کے مجسمے، اور پھر نائڈک پل کے پاس ایک گڑھے میں سچ مچ کے جیتے جاگتے درجنوں ریچھ، جنہیں اہل شہر دن رات الا بلا کھلاتے رہتے۔ غرض یہاں ریچھوں کو کافی اہمیت حاصل تھی۔ شہر کے حدود پر نگاہیں جمائے تو بلند و بالا عمارتیں بہت کم نظر آتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ملک کے صدر مقام کی بجائے کسی پرسکون پہاڑی قصبے میں سفر کر رہے ہوں۔ چوک میں پرانی وادہ کے خوبصورت فوارے اور نل لگے ہوئے تھے، اور پرانے بازاروں میں دکانیں سڑک سے اونچی اور ان کے ساتھ لمبے برآمدے، جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں صرف شاہی خاندان کے افراد کو چلنے پھرنے کی اجازت تھی اور عوام کے لیے نشیبی سڑک تھی۔ پورے سوئٹزرلینڈ میں اور خاص طور سے برن میں یہ رواج ہے کہ ہر مکان یا فلیٹ کی کھڑکی میں لکڑی کے سفید چوکھٹوں میں مٹی اور کھاد ڈال کر سرخ پھول لگائے جاتے ہیں، اور ان سرخ پھولوں کے بغیر کوئی سوئس مکان مکمل نہیں قرار پاتا۔ موسم بہار میں یہ پھول صرف گھریلو باغیچوں یا باغوں ہی میں نہیں کھلتے، بلکہ شہر کی ہر کھڑکی میں سے جھانک رہے ہوتے ہیں۔ میں کافی لطف اندوز ہوا تھا ان تمام چیزوں کو دیکھ کر۔ عیش مجھے ان کے بارے میں تفصیلات بتاتی جا رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا ہم نے ایک عمدہ سے ریستوران میں کھایا اور اس کے بعد برن کے نواحی علاقوں کی سیر کے لیے نکل آئے۔ عیش کافی گفتگو کر رہی تھی، اس کے انداز میں بچپن پایا جاتا تھا۔ نواحی علاقے میں اس نے کافی تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کی سپورٹس کار بے مثال تھی، پانی کی طرح رواں دواں۔ پھر شام ہو گئی اور پورا دن فضا پر ابر اور کوہر چھائی رہی تھی، اور قہریلے موسم میں یہ سفر کافی دلچسپ رہا تھا۔ شام کا کھانا برن سے چند میل کے فاصلے پر ایک ریستوران میں کھا گیا۔ دریا کے کنارے لگی ہوئی میزوں کے گرد شام کے لباس میں ملبوس بے شمار مرد اور عورتیں کھانا کھا رہے تھے۔ ماحول پر ایک سنجیدگی اور اکتاہٹ طاری تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں کے لوگ صرف کھانے کی خاطر آتے ہیں اور انہیں دریا اور ساتھ والے گھنے جنگل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عجیب سا ماحول تھا۔ عیش نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بوڑھوں کے آنے کی جگہ ہے اور اتنی روایتی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے میں تمہیں یہاں لے آئی۔ البتہ یہاں کھانا بہت عمدہ ہوتا ہے۔
کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم واپسی کے لیے پلٹے تو ایش نے مجھ سے آج کی صحت کے بارے میں سوال کیا۔ سوئٹزرلینڈ بہت سے لوگوں کی آرزو ہے اور اسی طرح میرے دل میں بھی اسے دیکھنے کی خواہش تھی، اور اسے دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ خواہش غلط نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ہمارا برن بہت پسند آیا، بے حد۔ اور میں، ایش نے شوق نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک بہت ہی اچھی دوست، ایک بہت ہی پیاری ساتھی۔ شکریہ۔ اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے میرے شانے سے سر ٹکا دیا اور میں بکھلا کر سیدھا ہو گیا، کیونکہ یہ اظہاری موت کا باعث بھی بن سکتا تھا۔ واپس رہائش گاہ پر پہنچے تو نہ مسٹر آئزک موجود تھے اور نہ ہی میڈم ولینا آئزک، کیونکہ اس کے بارے میں تو سنا گیا تھا کہ وہ قید کے دوران کی قوتیں بحال کرنے کے لیے ہسپتال میں داخل ہو گئی ہیں۔ یہاں صرف ایش تھی اور وہ میری خوابگاہ میں آ گئی اور چند لمحات مجھ سے باتیں کرتی رہی، پھر بولی، ابھی سونے کو دل نہیں چاہ رہا، میں آتی ہوں، ذرا لباس تبدیل کر لوں، اس دوران تم بھی اپنے کپڑے تبدیل کر لو۔ وہ چلی گئی تو میں اس کی بے تکلفی کے بارے میں سوچنے لگا۔ بہر طور ایک اچھا خاصا دن گزرا تھا۔ ایش واپس آئی تو ایک چھوٹی سی خوبصورت نازک ٹرالی ساتھ دھکیلتی ہوئی آئی۔ ٹرالی پر بہت ہی نفیس ڈیزائن کی چند خوبصورت شیشیاں رکھی ہوئی تھی، دو بہت ہی چھوٹے سائز کے گلاس بھی تھے۔ میں نے کسی قدر متعجبانہ انداز میں ان چیزوں کو دیکھا اور ان کے ساتھ ہی ایش کے لباس پر بھی نگاہ پڑی تو میرے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ لباس قابل اعتراض قسم کا تھا۔ ایش اطمینان سے ٹرالی صوفے کے قریب لے کر بیٹھ گئی اور پھر اس نے چھوٹے گلاسوں میں شیشی کے مختلف رنگ کے سیال انڈیلے اور انہیں مکس کرنے کے بعد ایک گلاس میری طرف بڑھا دیا۔ اسے لو، لطف آ جائے گا، سمجھ لو کہ یہ ہمارا خاندانی نسخہ ہے، اور اگر اس کی صحیح مقدار شامل کر کے کاکٹیل نہ بنائی جائے تو وہ چیز ہی پیدا نہیں ہوتی جو اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ شراب ہے مس ایش، تم اسے آب حیات کہہ سکتے ہو۔ ایش نے مسکراتے ہوئے اپنا گلاس کو اٹھا لیا۔ افسوس، میں اپنی زندگی سے زیادہ جینا نہیں چاہتا، اس لیے آب حیات پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ سوری ڈیئر، میں اس سے محروم ہوں۔ تم شراب نہیں پیتے؟ ایش نے تعجب سے پوچھا۔